कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता? कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यूपीएससी सिविल सेवा 2019 की परीक्षा रिजल्ट में 315वां स्थान पाए अजहरुद्दीन काजी का संघर्ष इस कहावत को पूरी तरह से सही साबित करता है। जी हाँ, आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देश के कई युवा देखते हैं। ये एक ऐसा सपना है जिसे पूरा करने में कई साल लग जाते हैं। कुछ लोग इस सपने को बीच में छोड़कर हार मान लेते हैं, पर कुछ लोग आईएएस बनकर ही दम लेते हैं। ऐसी ही एक कहानी है आईएएस अजहरुद्दीन काजी की। स्कूल के दिनों से ही अजहरुद्दीन काजी आईएएस बनने का सपना देख रहे थे, पर पैसों की कमी ने उन्हें हमेशा रोके रखा। इसलिए अजहरुद्दीन ने पहले एक बैंक में नौकरी ली ताकि वो अपने परिवार की आर्थिक रूप से मदद कर सके। उन्होंने करीब 7 साल तक बैंक में नौकरी की। फिर एक दिन उन्होंने बैंक की नौकरी छोड़ दी और सिविल सर्विसेज की तैयारी में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अजहरुद्दीन काजी को अपने पहले प्रयास में सक्सेस नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी। सफलता की इस जिद का एक ही परिणाम होना था। अजहरुद्दीन काजी को अपनी मंजिल मिली और उन्होंने 2019 की यूपीएससी परीक्षा में 315वां रैंक के साथ सफलता हासिल की। तो एनजीपी न्यूज की एक खास मुलाकात के एपिसोड में मिलते हैं अजहरुद्दीन काजी से और बात करते हैं कि किस तरह से और कठिनाइयों से उन्होंने अपनी मंजिल को पाया है। सर, सबसे पहले तो एनजीपी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दीजिए। एनजीपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा सलाम, नमस्कार। मैं अजहरुद्दीन काजी आईएएस 2020 बैच, मैं यवतमाल ज़िले से बिलोंग करता हूँ और 2019 की यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में पास होने के बाद मुझे आईएएस के पद पर मैं कार्यरत हुआ हूँ। सर, कब आपने ये सोचा कि मतलब आपके जहन में कब आया कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है? आईएएस ऑफिसर बनने का जो एक ख्वाब था वो शुरू से मेरे जहन में था। जब मैं 12वीं क्लास में था उस वक्त से मुझे आईएएस की एग्ज़ाम के बारे में पता चला था और तभी से मैं ये चाहता था कि ग्रेजुएशन के बाद मैं आईएएस की सिविल सर्विसेज की परीक्षा दूं और उसमें कामयाब होना चाहता था। सर, कुछ इंटरव्यूज़ हमने आपके पढ़े सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, जैसे कि हमने देखा कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो किस तरह से क्या प्रॉब्लम्स आपको आई, किस तरह से आप आगे बढ़े सारी चीज़ों को लेकर, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। एक मिडिल क्लास फैमिली को सामान्यतः जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है, चाहे वो माली लिहाज से हो, फाइनेंशियल हो या सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, वो सारी परेशानियां मेरे साथ भी थी। लेकिन अगर आपके हौसले बुलंद होते हैं और आप गोल ओरिएंटेड होते हैं तो ये सारी परेशानियां धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और मंजिल जो है आपके कदम चूमती है। सर, आप सक्सेसफुली आईएएस ऑफिसर बने हैं, इसके पीछे आपका आइडियल, आपके लिए इंस्पिरेशन कोई रहा होगा, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। जैसा कि मैंने बताया, 12वीं जमात में से ही मुझे आईपीएस या आईएएस बनने का ख्वाब मैंने देखा था और उस वक्त एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि 12th में मेरी बोर्ड में रैंक आने के बाद में मेरे कई सारे फेलिसिटेशन प्रोग्राम हुए थे, जिनमें से एक प्रोग्राम हमारे डिस्ट्रिक्ट यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के एसपी साहब अब्दुर्रहमान साहब ने ऑर्गेनाइज़ किया था और उस वक्त मैंने पहली बार एक आईपीएस को देखा था और उन्हीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली थी कि मैं इस एग्ज़ाम में अपीयर हूँ। सर, आपने अपना जो बेसिक एजुकेशन है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, उर्दू मीडियम की स्कूल से कंप्लीट किया है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आपको लगी कि आजकल देखने में आया है कि उर्दू मीडियम्स के बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ज़्यादा, तो आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ कि आपने उर्दू मीडियम से पढ़ा है तो कुछ प्रॉब्लम्स आपको ऐसा फेस हुई क्या? ऐसा कोई इतनी बड़ी मुश्किल तो या परेशानी कोई मैंने फ़ेस नहीं की उर्दू मीडियम से पढ़ने के बावजूद। और उर्दू मीडियम से लेकिन जनरली ऐसा होता है कि उर्दू मीडियम के जो तलबा है उनको हायर एजुकेशन में दिक्कतें ज़रूर आती है जी, क्योंकि 12वीं जमात तक तो उर्दू के अंदर में करिकुलम, बुक्स और सिलेबस सारी चीज़ें अवेलेबल होती है,
लेकिन जहाँ तक हायर एजुकेशन की बात हो तो चंद ही यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में एग्जिस्ट करती है जहाँ पर उर्दू मीडियम से हायर एजुकेशन हासिल करना पॉसिबल हो पाता है। इस वजह से और हायर एजुकेशन का सीधा ताल्लुक़ रोज़गार से है, बिल्कुल। तो अनएम्प्लॉयबिलिटी वाली जो सिचुएशन है वो उर्दू मीडियम के तलबा को फेस करना पड़ता है। और क्योंकि हुकूमती ज़बान हिंदी और अंग्रेज़ी है और हमारी जो रियासती ज़बान है यहाँ पर हमारे जो महाराष्ट्र राज्य की ज़बान है वो मराठी है जी। उर्दू मीडियम के जो तलबा है वो इन ज़बानों के अंदर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इस वजह से उनको ये परेशानी पेश आती है कि नौकरियां मिलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है जी। लेकिन उर्दू मीडियम से एजुकेशन के बाद अगर ये सारी ज़बानों का जो मसला है इसको अगर ओवरकम किया जाए, अंग्रेज़ी सीखी जाए, हिंदी सीखी जाए या फिर अपनी रीजनल लैंग्वेज जैसे हमारी मराठी है वो सीखी जाए तो एम्प्लॉयमेंट का कोई भी मसला ऐसा पेश नहीं आता है। बिल्कुल। सर जैसे कि हमने देखा कि आप मिडिल क्लास फैमिली से थे और आपके ऊपर, आप घर के बड़े बेटे थे, आपके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारियां और आपका ख्वाब कि आपको आईएएस बनना है, तो किस तरह आप पैरेलल उसको लेकर चले, थोड़ा सा उसके बारे में, उसके ऊपर रोशनी डालिए सर। जी, मैं फैमिली में भाइयों में बड़ा था और उसके साथ साथ फाइनेंशियल ज़िम्मेदारियाँ भी मेरे ऊपर थी। इसी वजह से मुझे जो है अपने इस आईएएस के ख्वाब से थोड़ा डाइवर्ट भी होना पड़ा था। 2010 में मैंने पहली बार अपना अटेम्प्ट लिखा, 2011 में मैंने अपना अटेम्प्ट रिपीट किया और माली दुश्वारियों की वजह से जो है मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया और मुझे जॉब में आना पड़ा। तो 2012 में मैं कॉरपोरेशन बैंक में मैनेजर की हैसियत से मेरा चयन हुआ और उसके बाद मैं 7 साल तक नौकरी करता रहा। जब फाइनेंशियल हालात फैमिली के अच्छे हो गए, सुधर गए, तो उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे दोबारा वापस जाकर अपना ख्वाब पूरा करना चाहिए। तो 2018 में मैं फिर रिज़ाइन करके वापस दिल्ली गया और यूपीएससी की एग्ज़ाम मैंने लिखी। सर एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद आप वो जॉब छोड़कर वापस आईएएस की तैयारी के अंदर आगे बढ़ रहे थे, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे जॉब ही कंटिन्यू करना चाहिए? या फिर आपको फैमिली से तो कुछ कहा होगा लोगों ने कि भाई अभी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, इसको आप कंटिन्यू कीजिए? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू से ख्वाब मेरा जो था सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना ही था और मेरा जॉब में जाना एक तरह का डाइवर्जन था जो कि फाइनेंशियल रीजंस की वजह से था। तो मैं अपने जहाँ तक गोल का ताल्लुक़ है, अपने एम का ताल्लुक़ है, मैं उसमें अच्छा खासा क्लियर था। रहा आपका दूसरा सवाल कि फैमिली सपोर्ट और बाकी मेरे जॉब को छोड़ने को लेकर मेरे क्या तासुरात थे, तो उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी फैमिली ने हर वक्त मुझे सपोर्ट किया है। मेरे सारे डिसीजंस के अंदर में मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है। कुछ वेल विशेस थे जिन्होंने मुझे ये राय ज़रूर दी कि जनरली जो है सरकारी नौकरियाँ मिलती नहीं हैं और आप अच्छी नौकरी में हैं और इस नौकरी को छोड़कर आप ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो ये एक यकीनन बहुत बड़ा रिस्क ज़रूर था, लेकिन वही है कि अगर मैं अटेम्प्ट नहीं करता तो शायद मैं ज़िंदगी पर अफसोस करता। तो मैंने ये रिस्क लिया और काफ़ी कैलकुलेटेड वे में मैंने ये रिस्क लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कामयाबी भी हासिल हुई। तो एक सवाल आपके भी सामने रहा होगा और लोगों ने भी आपको कहा होगा कि अगर यूपीएससी में नहीं हुआ तो? ये सवाल मेरे सामने ज़रूर आया कि अगर यूपीएससी में नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। जनरली होता ये है कि यूपीएससी एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसमें अगर आपके अटेम्प्ट्स ख़त्म हो जाते हैं, आपकी एज ख़त्म हो जाती है, तो आपके पास दूसरे एवेन्यूज़ अवेलेबल नहीं होते हैं। जनरल कैटेगरी के तलबा इसमें 32 साल की उम्र तक कम्पीट करते रहते हैं, 6 अटेम्प्ट्स होते हैं, लेकिन जैसे ही आप 30 साल की उम्र को क्रॉस करते हैं आपके लिए दूसरी सरकारी नौकरियों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में एक रिस्क भी होता है, एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर भी होता है। कई तलबा इससे बाद में जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती, तरह तरह के फैमिली इश्यूज़ से उनको डील करना पड़ता है। तो यकीनन ये एक हकीकत है और इसीलिए लोग अपना एक प्लान बी लेकर चलते हैं। लेकिन मैं ऑलरेडी एक सर्विस में था और जब मैं दोबारा उस सर्विस को जब छोड़कर मैं जा रहा था तो ये यकीनन ये सवाल जो है मेरे जहन में आया कि मैं क्या करूँगा। लेकिन मैंने इसके ऊपर ज़्यादा सोच अपनी ना डालते हुए मैंने ये सोचा कि अगर मैं अभी अटेम्प्ट होते हुए अगर मैं ट्राई भी नहीं करता हूँ तो शायद ज़िंदगी भर मुझे पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। और अगर एज और अटेम्प्ट होते हुए मैं ट्राई कर लूँगा उसके बाद मैं जो भी करूँगा, वो मैंने सोचा नहीं था कि मैं क्या करूँगा, लेकिन मैं जो भी करूँगा, जहाँ पर भी मुझे किस्मत ले जाएगी
ज़िंदगी भर मुझे वही काम करना है। बिल्कुल। तो इस वजह से मैंने फ़र्स्ट ऑप्शन के साथ में गया और मैंने सोचा कि ये रिस्क जो है ये वर्थ टेकिंग है और इस रिस्क को मुझे लेना चाहिए। कभी कभी ज़िंदगी में बड़े अचीवमेंट्स के लिए बड़ा रिस्क लेना भी ज़रूरी होता है। जिस तरह हम बिज़नेस में रिस्क लेते हैं, जिस तरह हम दूसरे मामलात में रिस्क लेते हैं, तो उसी तरह का रिस्क यहाँ पर भी इन्वॉल्व था और मैं उस रिस्क के साथ बढ़ गया। तो अज़रुद्दीन काजी साहब फ्यूचर में अपने आप को मतलब किस पोजीशन पर देखते हैं? आगे कुछ और प्लान है आपका, उसके बारे में अगर आप थोड़ा रोशनी डालें तो। अभी नियर फ्यूचर में मेरे प्लान्स तो यही है कि मैं चूँकि अभी प्रशासनिक सेवा में आया हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आया हूँ, तो मैं इसकी सारी निटी-ग्रिटी, सारी डिटेल्स इसकी समझूँ कि मेरे काम क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और जनता के प्रति मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और इस ज़िम्मेदारी को जो मेरे कंधों पे आ पड़ी हैं, इस ज़िम्मेदारी को जो है मैं बेहतर तरीके से निभा पाऊँ। जी। तो दोस्तों ये है अज़रुद्दीन काजी साहब, IAS ऑफिसर है। सर मैं एक मैसेज अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ देना चाहें तो ज़रूर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि NGP न्यूज़ के दर्शकों को कुछ आपके माध्यम से एक मैसेज देते हुए जाइए। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके व्यूवर्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि मेरी पूरी कहानी जो है, मेरी पूरी जो जर्नी है UPSC की, इसमें कई लोग इससे मुतासिर हुए हैं। मैं भी किसी न किसी से मुतासिर होकर इस प्रिपरेशन में आया था और हर शख्स को जो है कुछ नोबल या कुछ बड़ा काम करने के लिए किसी न किसी रूप में, किसी न किसी फॉर्म में इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये जो कहानी है, मेरी ये जो जर्नी है, ये आज की पीढ़ी के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करे और इसमें उनके आगे बढ़ने के लिए मैं हमेशा उनका वेल विशर रहूँगा। बस यही मैं मैसेज आपके चैनल के ज़रिए आप नौजवान व्यूवर्स को देना चाहता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ा सा समय NGP न्यूज़ को दिया, उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो हमारा डिस्कशन है सर के साथ वो ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। मिलते हैं इसी तरह की और दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।